वेलकम टू अपनी जॉब्स एकेडमी। अपनी जॉब्स एकेडमी का ये प्लेटफॉर्म जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तमाम गवर्नमेंट एस्पायरेंट्स के लिए है। इस प्लेटफॉर्म पर आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हाइलाइट्स ऑफ द डे, यानी जो भी करंट अफेयर्स होंगे जो इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, वो सारे करंट अफेयर्स जो है वो मैं कवर करूंगी डेली, और चाहूंगी कि आप भी हमारे साथ जुड़े, क्योंकि आपको पता है कि जो डेली के जो करंट अफेयर्स होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि चाहे हम यूपीएससी की बात करें, केएस की, जेकेएसएसबी के एग्जाम्स की, या फिर एसएससी के एग्जाम्स की, तो इन सारे जो एग्जाम्स होते हैं, इन तमाम एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स का वेटेज होता है वो डे बाय डे जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इससे कोप अप करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें डेली के करंट अफेयर्स जो हैं वो प्रिपेयर करने होंगे, और इसके लिए आप हमारे साथ अपनी जॉब्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं, ताकि मैं आपको डेली के जो हाइलाइट्स होंगे वो बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं हाइलाइट्स ऑफ द डे से। लेट्स स्टार्ट विद द हाइलाइट्स ऑफ द डे। जो भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे हम वो लिखेंगे। मैं चाहूंगी कि आप भी इसे साथ साथ नोट करते चलें। देखिए, मॉरिशस जो है वो अभी न्यूज में चल रहा है। मॉरिशस न्यूज में क्यों चल रहा है इसका कारण हम जानेंगे। आपको बता दूं कि मॉरिशस जो एक कंट्री है वो पहले ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करती थी। जैसे इंडिया जो थी वो ब्रिटिश कॉलोनी थी, वैसे ही मॉरिशस जो थी वो ब्रिटिश कॉलोनी थी। इट वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी। कब तक? सिंस 1968, यानी 1968 तक मॉरिशस जो थी, ये कंट्री जो थी वो ब्रिटिश की कॉलोनी रहा करती थी, जिस तरह से भारत भी थी। इसके साथ साथ मैं अगर बात करूं मॉरिशस के, मॉरिशस जो है वो न्यूज में क्यों है, व्हाई इट इज इन न्यूज? ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि ये जो है वो अपना इट्स गोइंग टू सेलिब्रेट इट्स 57th नेशनल डे। जिस तरह से हम नेशनल डे मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, उसी तरह से मॉरिशस जो है वो अपना नेशनल डे सेलिब्रेट करने जा रहा है। 57th नेशनल डे जो है वो सेलिब्रेट करने जा रहा है, और इसलिए ये न्यूज में है। अब ये नेशनल जो डे है, 57 नेशनल डे मॉरिशस का है, ये 12 मार्च को होने जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी जो हैं वो यहाँ पर इनवाइटेड हैं, यानी जो मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यहाँ पर जो है वो इनवाइट किया हुआ है। पीएम मोदी इज इनवाइटेड, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यहाँ इन्विटेशन मिला है, और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो 12 मार्च को जो नेशनल डे है मॉरिशस का, वहां पर होंगे, और वहां पर उनके साथ जो है वो गेस्ट बनकर नेशनल डे को सेलिब्रेट करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें मॉरिशस की और चीजों की, तो मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर जो है वो है नवीन चंद्र रामगुलम। आप चाहें तो, अगर आपको ये डिफिकल्ट लगता है नेम, तो आप इसको नवीन रामगुलम के नाम से भी याद रख सकते हैं। ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जरूरी क्यों है? क्योंकि ये इंटरनेशनल अफेयर्स का, इंटरनेशनल रिलेशंस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब कोई भी कंट्री जो है उसके साथ इंडिया के फ्रेंडली रिलेशंस हैं या फिर खराब रिलेशंस हैं, किसी भी तरह से इंडिया का नाम जो है वो किसी अन्य देश के साथ जब जुड़ जाता है, तो वो इंटरनेशनल रिलेशंस के तौर पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम मॉरिशस के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लें। इसके साथ साथ अगर बता दूं कि मॉरिशस की जो लोकेशन है, इट इज लोकेटेड इन द इंडियन ओशियन। ये कहां पर है? ये इंडियन ओशियन में लोकेटेड है। बात करें अगर इसकी करेंसी की, तो मॉरिशस की करेंसी क्या है?
मॉरिशस की करेंसी आपको याद रखना बहुत आसान होगा, क्योंकि मॉरिशस की करेंसी जो है वो है मॉरिशियन रुपी, मॉरिशियन रुपी। तो इस तरीके से आप मॉरिशस के इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो याद रख सकते हैं, जो भी हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होंगे। फर्दर अगर हम बात करें इसकी कैपिटल की, तो कैपिटल जो है, जब आप किसी कंट्री को, किसी स्टेट को पढ़ते हो तो आपको उसकी कैपिटल के बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, एसएससी लेवल के एग्जाम्स होते हैं, जेकेएसएसबी लेवल के एग्जाम्स होते हैं, उनमें डायरेक्टली जो है वो कैपिटल भी पूछ ली जाती है। तो मॉरिशस की जो कैपिटल है वो है पोर्ट लुइस, LOUIS। तो ये रहा हमारे पास मॉरिशस। क्यों न्यूज में था ये मैंने आपको बताया, क्योंकि ये ब्रिटिश कॉलोनी थी और इसे 1968 में इंडिपेंडेंस मिल जाती है। तो ये नेशनल डे 12 मार्च को हर साल जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, और इस बार सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने चीफ गेस्ट जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनवाइटेड किया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की, तो इसकी लोकेशन जो है वो इंडियन ओशियन में है। करेंसी की बात करते हैं तो मॉरिशियन रुपी रहता है, और साथ ही साथ अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें, मॉरिशन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है नवीन चंद्र रामगुल। अगर आप सबने ये नोट कर लिया तो मैं आपको सेकंड करंट अफेयर जो है वो बताती हूँ। सेकंड जो हमारे पास न्यूज में है वो है दुलारी कन्या स्कीम। बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर जो गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट्स होती हैं, डिफरेंट जो सरकारें होती हैं, चाहे वो राज्य सरकार की बात करते हैं, जो नेशनल सरकार होती है, वो निकालती रहती है। इस तरह से ये दुलारी कन्या स्कीम भी जो है वो एक स्कीम जो है, ये किसने निकाली है? ये निकाली है अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश की ये स्कीम है। और अगर बात करें कि इसका पर्पस क्या है, मेनली किसके लिए निकाली है, कौन इसके बेनिफिशियरी होंगे, तो बेनिफिशियरीज विल बी गर्ल्स, लड़कियों के लिए निकाली है। जैसे इसका नाम है दुलारी कन्या, तो ये लड़कियों के लिए स्कीम है। और लड़कियों के लिए भी, सब लड़कियों के लिए है नहीं, ये उन लड़कियों के लिए है जो लड़कियां पढ़ रही हैं, इंस्टीट्यूशनल गर्ल्स के लिए है ये, फॉर इंस्टीट्यूशनल गर्ल्स जो पढ़ती हैं, ताकि उन्हें जो है वो किसी तौर पर फिनेंशियली सपोर्ट किया जा सके। उन्हें फिनेंशियली सपोर्ट करने के लिए अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने दुलारी कन्या स्कीम जो है वो निकाली है। और इस स्कीम में मैं आपको बता दूं कि पहले 20,000 की एफडी जो है वो 18 साल में लड़की के द्वारा जो है वो निकाली जा सकती थी। लेकिन अब क्या किया है अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने, इसे बढ़ाकर जो है वो 30,000 कर दिया है। यानी अब 30,000 की एफडी जो है वो 18 साल में लड़की जो है वो निकाल सकेगी। इसके साथ साथ अगर मैं बता दूं कि क्लास 11th में जो लड़की पढ़ती होगी, जो 11th क्लास की गर्ल्स होंगी, उनके लिए उन्होंने क्या रखा है, एडिशनल 20,000 जो उनके अकाउंट में, बैंक खाते में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर हो जाएगा। यानी डायरेक्टली उनके अकाउंट में 20,000 रुपए जो एडिशनल है ये फॉर क्लास 11th गर्ल्स के लिए आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इससे टोटल जो है वो कितना बन रहा है अमाउंट, 50,000, यानी 50,000 रुपए की मदद जो है वो उन लड़कियों की जाएगी जो लड़कियां पढ़ने वाली हैं, पढ़ने लिखने वाली हैं, लेकिन वो फिनेंशियली तौर पर जो है वो वीक है। उन लड़कियों के लिए ये अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने स्कीम निकाली है। इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल के बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको इंडिया के सभी स्टेट्स की कैपिटल जो है वो पता होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी रहता है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो है ईटानगर। नेक्स्ट हमारे पास करंट अफेयर में रहता है पूर्णिमा देवी बर्मन।
अभी पूर्णिमा देवी बर्मन कौन है? शी बिलोंग्स टू असम, शी बिलोंग्स टू असम, ये असम की रहने वाली हैं। अगर बात करें असम की कैपिटल की, ये साथ साथ लिख लिए, असम की कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल जो है वो दिसपुर है। अब ये न्यूज में क्यों है? ये रहने वाली तो असम की है, पर ये न्यूज में क्यों है? पूर्णिमा देवी जी जो हैं वो एक, शी इज अ बर्ड बर्ड कंजर्वेशनिस्ट, ठीक है, ये बर्ड्स की कंजर्वेशन के लिए काम करती हैं। तो इन्होंने किस बर्ड की कंजर्वेशन के लिए फिलहाल जो है वो काम किया है? इन्होंने ग्रेटर स्टॉक, बर्ड का नाम है ग्रेटर स्टॉक, ये जो पर्टिकुलर बर्ड है इसकी कंजर्वेशन के लिए इन्हें, पूर्णिमा देवी जी को एक अवार्ड मिलता है, और ये अवार्ड का नाम है, ये टाइम्स मैगजीन का अवार्ड वुमेन ऑफ द ईयर, वुमेन ऑफ द ईयर 2025, वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड जो है टाइम्स मैगजीन किसको दे रही है? पूर्णिमा देवी जी को दे रही है। क्यों दिया है? क्योंकि इन्होंने बर्ड की कंजर्वेशन के लिए काम किया है, और पर्टिकुलरली किस बर्ड की कंजर्वेशन के लिए काम किया है? ग्रेटर स्टॉक की कंजर्वेशन के लिए काम किया है। बात करें इस पर्टिकुलर बर्ड की, तो इसका IUCN स्टेटस क्या है? अब आप सोच रहे होंगे IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी इंटरनेशनल यूनियन है जो कंजर्व करती है नेचर को और नेचुरल रिसोर्सेज को। चाहे नेचर में किसी तरीके से जो है वो नेचर डिटेरियोरेट हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज डिटेरियोरेट हो रहे हैं, उसे कंजर्व करने का काम करती है ये पर्टिकुलर इंटरनेशनल यूनियन। तो इसका एक ये ना स्टेटस देती है, इनकी एक रेड डेटा बुक होती है, रेड डेटा बुक, इसका नाम आपने जरूर सुना होगा एनवायरमेंट में। रेड डेटा बुक को रेड लिस्ट भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज रेड लिस्ट। ये जारी करता है IUCN, और इसमें पर्टिकुलरली 9 कैटेगरीज होती हैं। क्या होती है? 9 कैटेगरीज। अभी 9 कैटेगरीज किस चीज की होती है? 9 कैटेगरीज में बताया जाता है कि कौन सा जानवर, कौन सा एनिमल, कौन सा जानवर जो है, कौन सा प्लांट जो है, कौन सा फंजाई, इन सारी जो स्पीशीज हैं ये किस कैटेगरी में फॉल करती हैं। वेदर दे आर वल्नरेबल, क्या ये वल्नरेबल है, क्या ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, शॉर्ट में लिख रही हूं, क्या ये एंडेंजर्ड है, क्या ये थ्रेटेंड है, क्या ये नियर थ्रेटेंड है, और इस तरह से और भी कैटेगरीज होती हैं, लीस्ट कंसर्न, डेटा सफिशिएंट, इस तरीके से और भी कैटेगरीज, जो टोटल 9 कैटेगरीज होती हैं। ये कौन बताता है? IUCN जो है वो एक रेड डेटा बुक निकालता है जिसमें ये बताया जाता है कि कौन सा जानवर, कौन सा प्लांट जो है उसको कितना कंजर्व करने की जरूरत है। अब सारों को सेम कंजर्व करने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि कोई जो है वो जल्दी खत्म हो रहा है और किसी के खत्म होने की कगार जो है वो कम है। तो इस तरीके से ये रेड डेटा बुक जारी की जाती है जिसपे डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स के कंजर्वेशन स्टेटस को लिखा जाता है कि इन्हें किस तरीके से कंजर्व करना चाहिए, इनका स्टेटस अभी जो है वो क्या है। ठीक है, तो यही जो है इसी के लिए बर्ड कंजर्वेशन है, बर्ड कंजर्वेशनिस्ट है ये, और इन्होंने ग्रेटर स्टॉक के लिए काम किया है, उसकी कंजर्वेशन के लिए काम किया है, और इसके लिए सरकार ने इसके लिए इन्हें टाइम्स मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। अब बता दूं कि इन्हें एक और अवार्ड से सम्मानित किया गया है, शी इज ऑल्सो अवॉर्डेड द ग्रीन ऑस्कर, ग्रीन ऑस्कर विटले अवार्ड। ठीक है, ग्रीन ऑस्कर विटले अवार्ड भी इन्हीं को दिया गया है। तो ये अभी न्यूज में थी, तो ये आपके लिए कवर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज में दिल्ली की बात कर लेते हैं। आपको पता है
हमारी यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी। अब 8 टोटल यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसमें 3 ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। 3 यूटीज इन इंडिया विद लेजिस्लेटिव असेंबली, विद जिसकी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और वो कौन सी है? एक तो दिल्ली है विच इज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया, एक पुडुचेरी है, यहां पर भी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और एक JNK एंड लद्दाख। ठीक है, एक है JNK, ठीक है, एक दिल्ली है, एक पुडुचेरी है, और एक जम्मू कश्मीर है। यानी ये 3 यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ हैं। तो अब बात करेंगे दिल्ली की। तो दिल्ली में मैं आपको बता दूं, दिल्ली क्योंकि एक लेजिस्लेटिव असेंबली यहां पर है, तो उस लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर फिलहाल में किसे चुना गया है? ये कौन बने हैं? विजेंद्र सिंह। ये आपको याद करना जरूरी है। हु इज रिसेंटली द स्पीकर ऑफ दिल्ली? वो है विजेंद्र सिंह। ठीक है, इसके साथ बात करें अगर दिल्ली की, तो दिल्ली क्योंकि मैंने बताया लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर्स हैं आपको याद रखना है। यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर्स हैं वो 70 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 70 मेंबर्स हैं। मेंबर्स। अभी हाल ही में दिल्ली में जो सीएम बनी है, सीएम का नाम है रेखा गुप्ता। ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, ये सब न्यूज में थे। रेखा गुप्ता जो है वो सीएम है, स्पीकर जो है वो विजेंद्र सिंह है, और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली में 70 मेंबर्स हैं। अगर बात करें कि दिल्ली जो है वो अभी हमारी कैपिटल है, ठीक है, इंडिया की कैपिटल क्या है? दिल्ली है। लेकिन ये कैपिटल बनी कब? दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया इन 1911। 1911 में दिल्ली जो है वो कैपिटल बनती है इंडिया की। लेकिन बात करें इससे पहले जो है वो इंडिया की कैपिटल कौन थी? तो इंडिया की कैपिटल इससे पहले जो थी वो थी कैलकाटा, जिसको आज हम किस नाम से जानते हैं? कोलकाता। पहले इसको कैलकाटा के नाम से जाना जाता था, अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो है वो कैपिटल कहाँ ट्रांसफर हो जाती है? दिल्ली में 1911 में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट करंट अफेयर जो है वो है आरबीआई, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, इज अ फॉर्मर आरबीआई गवर्नर। और ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि इन्हें फिलहाल जो अभी इन्हें रिसेंटली प्रिंसिपल सेक्रेटरी नंबर 2 टू पीएम चुना गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 2 प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, शॉर्ट में लिख रही हूं, सिंस 2009 से जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो थे पीके मिश्रा, और अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी नंबर 2 जो है वो बने हैं, जो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, शक्तिकांत दास। इसके साथ साथ एक और फैक्ट बता दूं कि आरबीआई जो है वो इस्टेब्लिश होता है 1935 में। बात करें अगर आरबीआई के गवर्नर का, जो आरबीआई गवर्नर का जो टेन्योर होता है वो कितना होता है? नॉट एक्सीडिंग या नॉट मोर देन 5 years। या फिर जो सरकार है जब इन्हें अपॉइंट किया जाता है तो उस टाइम इन्हें इस चीज के बारे में डिसाइड किया जाता है। नॉट मोर देन 5 years इनका जो है वो टेन्योर रहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं शक्तिकांत दास,
इन्होंने 6 साल का टाइम पीरियड पूरा किया है आरबीआई के गवर्नर की तरह। एज अ आरबीआई गवर्नर ये कितने साल का टेन्योर जो है वो पूरा करते हैं, 6 साल का। और इनके साथ साथ एक और है, उनका नाम है बिमल जलन। इन दोनों ने 6 साल का टेन्योर एज आरबीआई गवर्नर जो है वो पूरा किया है। तो ये सारी चीजें जो है वो न्यूज में थी, ये आपके लिए जानना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर हम बात करें फर्स्ट आरबीआई गवर्नर कौन थे, कमेंट में जरूर बताना। फर्स्ट आरबीआई गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ। सर ऑसबॉर्न स्मिथ वाज द फर्स्ट आरबीआई गवर्नर। और आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट कब होता है, 1935 में आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट होता है। तो इस तरीके से ये जो हाइलाइट्स ऑफ द डे थे वो हमने कवर कर लिए, जो भी इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वो मैंने सब आपको करवा दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप डेली बेसिस पर करंट अफेयर के नोट्स बनाएं, करंट अफेयर्स पढ़ लिए, तो ये हाइलाइट्स आपके लिए फॉलो करना जरूरी है। तो मैं इसी तरह की सीरीज रोज लेकर आऊंगी। आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दें और साथ ही साथ जो है अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू सो मच।